जी तलबा, ये जो वीडियो है ये न सिर्फ आपका ये जो पेपर है जो अभी बच्चे 9th क्लास के पेपर दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको मदद फराम करेगी, बल्कि आने वाले बच्चों को जो भी 8th के अंदर हैं, 9th में उन्होंने नेक्स्ट ईयर आना है, तो इस वीडियो के अंदर 40-50 मिनट की वीडियो के अंदर पूरी किताब, पूरी केमिस्ट्री की बुक की रिवीजन है। तो ये वीडियो न सिर्फ एग्ज़ाम्स के अंदर बल्कि आम हालात के अंदर भी आपको इंतहाई मुफीद आपको उसके लिए साबित होगी और आपको भरपूर मावनत फराम करेगी। तो न सिर्फ इम्तिहान या एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको समझना है, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर जो बच्चे पिछली क्लासों में हैं, उन्होंने आगे चल के 9th में आना है, तो वो आपको किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चंद मिनट के अंदर पूरी बुक की जो है इसके अंदर रिवीजन की गई है, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये इंशाअल्लाह भरपूर मावनत आपको फराम करेगी, भरपूर फ़ायदा देगी। और आप इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, उनको भी फ़ायदा हो सदक़े जारिया के तौर पर। कम से कम वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं पढ़ना करना, घर में बैठ के वो आसानी से इससे हेल्प ले सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर केमिस्ट्री क्लास 9th के बारे में, और ये वीडियो बनाने में आज मुझे इंतहाई खुशी भी हो रही है सेंस में कि जो लास्ट 2 आपके गेस्ट पेपर थे, बल्कि 3 सब्जेक्ट के क्लास 9th के, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं इस तनाजुर में कि उनमें से काफ़ी 90+% जो है वो ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स और कंप्यूटर के अंदर जो है वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जो हमने गेस्ट पेपर बनाया था वो बोर्ड में के जो पेपर थे उसमें वो क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो महज ये एक इत्तेफाक है, और इत्तेफाक भी जो है वो ख़ास तौर पे कंप्यूटर और फिज़िक्स के जो पेपर थे दोनों ग्रुप्स के, उनमें से जो गेस्ट पेपर हमने तैयार किया था उसमें 90+ जो है वो क्वेश्चन शामिल किए गए थे। तो हमारे लिए नहायत ये खुशी की बात है। बहरहाल आज हम बात करेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में, और कुछ क्वेश्चन पर मुश्तमिल, राउंड अबाउट 50 क्वेश्चन पर मुश्तमिल ये वीडियो होगी, जिसमें आपको इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों जो मीडियम्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो समझने में भी मदद मिलेगी, और इन क्वेश्चन को प्रिपरेशन करने में, इनकी तैयारी के लिए भी उनको काफ़ी अच्छा मवाद मुहैया होगा। और जो है वो क्वेश्चन के साथ आंसर को भी डिस्कस करने की कोशिश की गई है, बल्कि आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन अलॉन्ग विद देयर आंसर जो है वो उनकी वजाहत की गई है। तो इस लिहाज से ये वीडियो काफ़ी मौसर साबित होगी, और इस वीडियो के बारे में भी ये कबल अज़ वक्त ये एक गेस का मतलब प्रिडिक्शन ही है, पेशनगोई ही है। तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि यही क्वेश्चन जो हैं वो केमिस्ट्री के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। और सबसे पहले जो है वो मैं पहली वीडियो के अंदर भी बात आपको बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है। इनकी प्रिपरेशन के बाद फर्दर आपके पास टाइम हो तो आप दीगर क्वेश्चंस जो रह गए हैं इसमें इस वीडियो में शामिल नहीं है उनको आप डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, तो हम आगाज़ करते हैं केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन से, और वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की, मैटर की तरकीब के बारे में, उस मैटर की साख्त के बारे में, उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बहुत सारा मालूमात जो है वो बहुत सारी मालूमात हमें फराहम करती है। तो इसको इंग्लिश मीडियम में भी हम देख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड चेंज इन दैम इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की तारीफ है। उसके साथ जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री की तारीफ है। केमिस्ट्री यानी कि क्या हो गई? जो मादे की तरकीब, मादे की कंपोजिशन, मादे की साख्त, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो हमें बताती है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो इन्हीं चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत करती है, यानी कि मादे की तरकीब, उसकी खवास और उसके अंदर होने वाली तब्दीलियों के बारे में जो एक ताल्लुक़ फराहम करती है, जो उसके एक ताल्लुक़ के बारे में हमें एक दावत फ़िक्र देती है, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या फ़र्क है? अजीज़ तलबा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ख़ास तौर पे कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स एंड डेरिवेटिव्स की स्टडी को करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो राउंड अबाउट 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक एलिमेंट आप कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स और उसके कंपाउंड्स को आप निकाल दें तो पीछे 117 बचेंगे। तो उन तमाम एलिमेंट्स की स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक कौन सी होती है? जो कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव्स की स्टडी करती है और इनको डिटेल से हमें उनके बारे में मालूमात फराहम करती है। जबकि इनऑर्गेनिक जो है ये कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स आप याद रखें 118 हैं, 118 में से कार्बन को आप निकाल देंगे तो 117 बचेंगे। 117 एलिमेंट्स जो हैं वो आज दिन तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, तो उनके बारे में जो स्टडी होगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, या इसको आप तज्जियाती केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो केमिस्ट्री की वो शाख जो जिसके कीमियाई नमूनों का आप तज्जिया करते हैं, एनालाइज करते हैं उसे, और उनके अलग अलग आप उसको डिटेल से पढ़ते हैं, तो उसको आप एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि कीमियाई नमूनों के अज्जा की अलहदगी और उनका तज्जिया, स्टडी ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सैंपल एंड इट्स एनालिसिस, तो उसको आप एनालिटिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, यानी में क्या फ़र्क है? तो भाई याद रखें, होमोजीनियस का मतलब होता है जो ऐसे मिक्सचर जिनकी तरकीब यकसां हो। पहली बात यह है कि मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर क्या फ़र्क है। मिक्सचर को आप जो जिनकी आप केमिकल नेचर जो है वो तब्दील नहीं हो सकती, तो उनको अगर आप मिक्सचर का नाम देते हैं। जबकि कंपाउंड क्या होते हैं? जिनको आप कीमियाई, जिनकी खवास जो हैं वो तब्दील हो जाएं और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ना आए, उनको आप कंपाउंड कहते हैं। तो मिक्सचर की फिर फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये होगा कि जिनकी तरकीब हर जगह यकसां हो। लेकिन इसकी एग्जांपल दी हुई है हवा जो है वो यकसां है, तरकीब यकसां है, और एक उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, पार्टिकल्स को आप आम तरीके से अलग अलग नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर आपके पास हैं ऐसे मिक्सचर या ऐसे अज्जा जिनकी तरकीब हर जगह यकसां नहीं होती, तो वो हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। तो हेट्रोजीनियस इज अ मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। उसके हुज्जम के लिहाज से, यानी कि उसकी तरकीब हर जगह यकसां ना हो, तो उसकी एग्जांपल मट्टी है, मट्टी, रेत। कभी तरकीब इनकी जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ अलग अलग एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, कोई मट्टी अलग है, कुछ मट्टी अलग है। तो रेत, मट्टी, ये एग्जांपल है हेट्रोजीनियस की, जिनके अंदर पार्टिकल्स की तरकीब या इनकी अज्जा की, कंपोनेंट्स की तरकीब हर जगह यकसां ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस की तारीफ करें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आधा आ सकता है। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इसको आप कैपिटल सिंबल Z का सिंबल है उससे जाहिर करते हैं। जबकि मैस जो होती है वो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद दोनों जो न्यूक्लियाई होते हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन्स भी, इनकी मजमूई तादाद जो होती है उसको आप एटॉमिक मैस का नाम देते हैं, या इसको मैस नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, एटॉमिक मैस यूनिट और उसके साथ रिलेटिव एटॉमिक मैस। ये दोनों क्वेश्चन हैं, इन दोनों में से कभी उम्मीद है कि जो है वो एक क्वेश्चन, या हो सकता है दोनों क्वेश्चन आपके ये पेपर में आ जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मैस यूनिट की। इसका वो कहता है कार्बन 12, ये कार्बन का आइसोटोप है। एटम इज टेकन एज स्टैंडर्ड mass of an atom of carbon is 12 units and 1/12 of it is taken as a unit of atomic mass। तो इससे पहले आप इसकी एटॉमिक जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मैस को देख लें। फिर ये रिलेटिव एटॉमिक मैस की यूनिट है। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है कि किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मैस उस एलिमेंट्स के एटम्स की औसत एटॉमिक मैस और कार्बन 12 के एटॉमिक मैस का 12वां हिस्सा की जो रेशो होती है, निस्बत होती है, उसको आप रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। इसको समझने के लिए आप ये यूं समझ लीजिए कि अगर आपके
पास कोई एक तराजू हो, आपने कंपैरिजन करना हो, कंपेयर करना हो किसी और एलिमेंट का रेदर देन कार्बन एटम, कार्बन का जो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसको आप तराजू के एक तरफ पलड़े में रखेंगे, और कोई दूसरा एलिमेंट्स कोई भी हो तो कार्बन को आपने स्टैंडर्ड यूनिट मानना है, यानी कि कार्बन 12 एटम इज टेकन एज स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड समझते हुए एक म्यारी सूरत, इसको आपने बदलना नहीं। बाकी किसी दूसरे एलिमेंट्स की आपने मैस मालूम करनी है तो कार्बन 12 के साथ उसका कंपैरिजन करके आप उसकी मैस मालूम कर सकते हैं कि उससे कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना कम है वजन में। तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना। किससे कंपैरिजन होगा? कार्बन 12 से होगा। कार्बन का जो आइसोटोप है 12, क्योंकि यू विल हैव टू टेक इट एज अ स्टैंडर्ड, तो उसको आपने एक स्टैंडर्ड माना है, और इसकी फिर आगे जो यूनिट होगी इसको आप एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंस क्या है, दोनों को डिफाइन करना है, एग्जांपल भी दे देनी है। एम्पिरिकल फार्मूला याद रखें क्या बताता है कि किसी भी एक कंपाउंड में मौजूद जो एटम्स की जो सिंपलेस्ट रेशो होती है, सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है। द फार्मूला दैट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एन एटम इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एक कंपाउंड में मौजूद एटम की सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है। ये नीचे लिखा हुआ है ग्लूकोज का फार्मूला, याद रखें ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी CH2, यानी कि 6 कॉमन ले लिया तो पीछे जो है वो कार्बन का एक बच गया, हाइड्रोजन चूंकि 12 थे, 6 को 12 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, तो H2 आ गया, O भी 6 था तो O 6 1 ज़ा 6 तो 1 एटम O का होगा। तो ये उसका सिंपलेस्ट फार्मूला। जहां हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ये सिंपलेस्ट नंबर को ज़ाहिर नहीं करता बल्कि उसके हकीकी जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, एटम्स की हकीकी तादाद को जो है ये ज़ाहिर करता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बेंजीन का फार्मूला नीचे दिया हुआ है, C6H6 फार्मूला होता है। तो इसके जो एटम बनेंगे वही एटम जो है इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। अच्छा जी, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? किसी शय के ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम फार्मूला मैस में एटम्स की तादाद हमेशा यकसां रहती है, और ये तादाद जो होती है ये एक कांस्टेंट नंबर है जिसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और ये क्या है? 6.02 × 10⁻23। इसको आप Na से ज़ाहिर करते हैं। दोनों कैपिटल लेटर में आपने Na लिखना है, Na, लेकिन A साथ आपने साइज में थोड़ा सा छोटा कर देना है, तो इसको आप एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। सो एवोगैड्रो नंबर इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 6.02 × 10⁻23, एंड दिस नंबर इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Na। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको स्क्रीन पर बड़ा अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये याद रखें, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, ठीक है जी। तो इसको इस सेंस में आपने समझना है कि ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है। शॉर्ट में आपका वो, चूंकि ये कंपैरिजन है, डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पे, तो वो अलग अलग भी पूछ सकता है, और इसको आप वो डिटेल से भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ज़रा क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमने रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर, नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी में डिफरेंशिएट करना है। तो याद रखें कि रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी जो है ये क्लासिकल थ्योरी थी, जबकि बोहर की ये क्वांटम बेस्ड थी। उसके बाद रदरफोर्ड के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते करते, स्पायरल करते 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 आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं, जबकि नील बोहर ने कहा था कि ये गिरते नहीं हैं बल्कि अपने मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर गर्दिश करते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट्स आरिनस के मुतल्लिक जो है इसने कोई तस्वर पेश न किया, सॉरी ऑर्बिट्स के मुतल्लिक, और इसने ऑर्बिट्स का एक प्रॉपर एक कंसेप्ट मुहैया किया। और चौथा इसका पॉइंट्स है कि एटम को मुसलसल स्पेक्ट्रम ज़ाहिर करना चाहिए, जबकि इसने कहा था कि ये लाइन स्पेक्ट्रम ज़ाहिर करते हैं। और मैं एक दफ़ा आपको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा आखिरी पॉइंट के बाद। एटम्स को इसके मुताबिक, चूँकि एटम मुसलसल गर्दिश करते करते आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाते हैं, किसके मुताबिक? रदरफोर्ड के मुताबिक। और जबकि नील बोहर ने कहा था कि भाई ये तो अपना बरकरार रखते हैं, ये तो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, दोनों के 5-5 पॉइंट्स हैं, तो ये अलग अलग भी आ सकते हैं, कंबाइन भी आ सकते हैं, शॉर्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग के अंदर भी पूछ सकता है।
उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो यही दो पॉइंट्स ऊपर डिस्कस हुई हैं कि इसके अंदर डिफेक्ट क्या थे, नकाइस क्या थे। इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड मेकिंग स्पायरल पाथ शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, क्योंकि इसने कहा था कि स्पायरल जो है वो घूमते घुमाते आखिरकार इन्होंने न्यूक्लियस में गिरना है। हालांकि ये बात नहीं होती, बल्कि उनके फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व करते रहते हैं। उसके बाद ये जो इसने कहा था कि अकॉर्डिंग टू इट्स मॉडल दे गिव अ लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये जो पांचवा पॉइंट्स आपने देखा था ऊपर कि बोहर ने कहा था कि ये तो ये फोर्थ पॉइंट है, एटम को मुसलसल स्पेक्ट्रम जाहिर करना चाहिए, जबकि इसने कहा था कि एटम्स को लाइन स्पेक्ट्रम जाहिर करना चाहिए। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज अ लाइन ब्रोकन स्पेक्ट्रम। तो ये वो क्वेश्चन था जो इसके डिफेक्ट के बारे में भी पूछ सकता है, और ज़ाहिर है ये स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद हैं ये क्वेश्चन, तो इनको इस अंदाज से आपने तैयार करना। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन था इसके डिफेक्ट के बाद, आइसोटोप की तारीफ़ करें और उसकी कोई एक मिसाल दें। तो आइसोटोप क्या होता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर एक ही हो और उसके एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और डिफरेंट एटॉमिक मास किस वजह से होती है ये याद रख लीजिएगा, इसको रट्टा नहीं लगाना। वो न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ जब हो तो उनके अंदर एटॉमिक मास भी मुख्तलिफ होगी। प्रोटॉन की तादाद मुख्तलिफ नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट जितने भी होते हैं, किसी भी एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा यकसां, लेकिन अगर कोई चीज़ मुख्तलिफ होगी तो वो क्या होगा, वो उसके न्यूट्रॉन्स की तादाद का मुख्तलिफ होना है। और न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होना किस चीज़ का बायस बनती है, आइसोटोप का बायस बनती है। तो कार्बन की 3 आइसोटोप दी हुई हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरीके से हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो यूरेनियम के हमारे पास हैं 235, 238। तो ये 12 डिफरेंट हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। एग्जाम्पल कोई भी आ सकती है। उसके बाद है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़ की तारीफ़ करें। याद रखिएगा एटम का जो साइज़ है वो बहुत कम है, इसको आप नेक डाई से आप व्यू नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। तो इतना छोटा है कि आप इसका रेडियस फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका उन्होंने एक हल बताया कि जब आप कोई सी 2 एटम्स को बाहम इकट्ठा जोड़ दें तो और फिर उनकी जो है वो आप डायमीटर उनका वो आप ले लें, वो उनका आप डायमीटर ले लें। रेडियस तो जो होगा वो रेडियस जो है ये हाफ होता है उसके डायमीटर का, यानी कि कुतर का हाफ होता है। तो 2 जुड़ी हुई एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला होता है उसको आप निसफ कर लें तो वो एटॉमिक रेडियस निकल आएगा। और एटॉमिक रेडियस की बुनियाद पे ही एटम का साइज़ जो होता है वो उसकी जो है उसकी वजाहत की जाती है। और इसके अंदर फिर उसका जो एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर थी, कार्बन का एटॉमिक रेडियस निकाला गया है, वो 77 पिकोमीटर है। और पिको जो होता है ये 10⁻⁻12 होती है। क्वेश्चन जो है ये आपका 3rd चैप्टर आप स्टार्ट हो गया आपका। इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शील्डिंग इफेक्ट की तारीफ करें और प्रोडक्ट टेबल में इसका रुझान लिखें, यानी कि व्हाट इज ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन प्रोडक्ट टेबल। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लीजिए। किसी एटम के अंदरूनी शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश को कम कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड एनर्जी लेवल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। शील्ड का मतलब होता है ढाल। तो वो जो फोर्स है, जितना सेंटर से मरकज से कोई इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, वैलेंस शेल के पास जाता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जानी है। जितना उसके करीब होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये स्ट्रांग होगी। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जितना भी करीब हो न्यूक्लियस के तो वो कहीं जो है वो जंप करके न्यूक्लियस के अंदर गिरे, ये कभी नहीं मुमकिन नहीं है। इसके दरमियान में एक फोर्स होती है जो उसको रोके रखती है। तो इसका जो ट्रेंड है वो ये है कि ग्रुप वाइज जो शील्डिंग इफेक्ट है उसमें इजाफा होता है, और जो पीरियड वाइज जो होता है उसमें मुसलसल रेगुलर कमी होती है। तो याद रख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। टोटल जो ग्रुप्स हैं इनकी तादाद 18 है। 2 ग्रुप्स में इसको तकसीम किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर ये टोटल जो है वो जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 8 है, और 10 जो हैं ये बी हैं। तो टोटल मिला के ये 18 ग्रुप्स बनते हैं। जो पीरियड्स की तादाद है प्रोडक्ट टेबल के अंदर, सो देयर आर 7 पीरियड्स।
कुछ शॉर्ट हैं, कुछ लॉन्ग हैं, कुछ एक्स्ट्रा लॉन्ग हैं, तो उनके अंदर जो तरतीब है ये इस तरीके से बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल। इसकी तारीफ़ करें, इसको डिफ़ाइन करें। तो पीरियोडिक लॉ क्या है जी? एलिमेंट्स की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। जबकि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था कि एलिमेंट्स की खसूसियात उनके एटॉमिक मैसेज के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। यहाँ पे ये दोनों बातें याद रखनी है आपने और इनको अच्छी तरीके से समझना है कि मेंडलीव ने कहा था कि एटॉमिक मैसेज के पीरियोडिक फंक्शंस हैं, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? एलिमेंट्स की खसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मैस। मेंडलीव के मुताबिक मैसेज था। न्यू जो है मोज़ले ने जो ये पीरियोडिक टेबल आपको इन्वेंट किया था, तो उसने जो बताया था एटॉमिक मैस। और आजकल का जो है ये पीरियोडिक टेबल ये मॉडर्न ही है, मोज़ले ने इसको तरतीब दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था? एलिमेंट्स को उनके बढ़ती हुई एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर तरतीब दिया जाए तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाता है। जबकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर इस तरह तरतीब दिया गया है कि इनको बढ़ती हुई एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। तो मेंडलीव का अलग है, मॉडर्न पीरियोडिक अलग है। मॉडर्न मोज़ले ने पेश किया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने ही तरतीब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ करें और उसका रुझान लिखें। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी किसी गैसी हालत में आज़ाद एटम के वैलेंस शेल में से सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए, तो सबसे कम अट्रैक्शन वाला कौन सा होगा? जो वैलेंस शेल में होगा। तो उसके लिए दरकार जो एनर्जी है, जो उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए दरकार होती है, उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर होगी जी? उसको यानी कि जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे अगर आए तो इसमें कमी वाक़या होती है, ये इसका ट्रेंड है, डिक्रीज होती है। और पीरियड वाइज ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये इन्हांस होती है, बढ़ती है, इसकी वैल्यू में मुसलसल इजाफा होता है। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्ट हैं। कैसे? कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैलेंस शेल में से मौजूद इलेक्ट्रॉन को खारिज करना है, निकालना है, रिलीज करना है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर वैलेंस शेल में मौजूद वैलेंस शेल के अंदर किसी दूसरे एटम से, आज़ाद गैसीज एटम से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, उसको लेना है, ऐड करना है। और ऐड किस में होगा? वैलेंस शेल के अंदर ही ऐड होगा। उसके लिए क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ऐसी एनर्जी को आप क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी एटम में के मॉलिक्यूल्स में मौजूद इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है, द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अपनी तरफ जो है ये इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन जो है उसको खींचने की सलाहियत, उसकी कशिश करने की सलाहियत, उसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये किस एलिमेंट की है? ये फ्लोरीन की है, और वो मैक्सिमम कितनी है? वो 4 है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव रेज हैं उनकी खसूसियात लिखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके साथ जो है ये आप ये भी याद रखें कि कैनाल रेज उनकी भी खसूसियात कोई सी 2-3 लिखें। तो बहरहाल ये हमारे पास है जी पॉजिटिव रेज की पहली खसूसियत कि ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं। और फिर क्या है कि इनका जो डायरेक्शन होती है वो कैथोड के अपोजिट होती है, कैथोड के अपोजिट ये ट्रैवल करती हैं, ये इसकी दूसरी खसूसियत। और तीसरी क्या कि इनका जो झुकाव होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में इनका जो झुकाव साबित करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं। कैसे? क्योंकि ये इनकी जो सिमत होती है ये पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव होती है किसी भी फील्ड के अंदर। तो नेगेटिव पोल की तरफ जब जाएं तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है कि वो कौन जा रही होती हैं नेगेटिव पोल की तरफ? वो पॉजिटिव रेज ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास शेल और सब शेल में क्या फ़र्क है? सब
शेल में क्या फ़र्क है जी? शेल क्या होता है? एटम के गिर्द शेल्स होते हैं और शेल के अंदर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और अपने मखसूस ऑर्बिट में करते हैं। जब छोटे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को शेल का नाम दिया जाता है। जब ऑर्बिट से आप शेल छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी गेन करता है, और जब बड़े से छोटे ऑर्बिट में यानी कि अंदर वाले ऑर्बिट में आता है तो वो जो एनर्जी होती है उसको रिलीज़ करता है। तो इनके अंदर कौन रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब हर शेल के अंदर एक या एक से ज़ायद सब शेल्स भी होते हैं, और सब शेल्स क्या करते हैं? इनके अंदर ये जो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर, और इनकी ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो बनाते हैं। और ये बिलतरतीब कौन कौन से होते हैं? सब शेल। पहला शेल एस है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा पी है, इसके अंदर 6 करते हैं। डी है तीसरा, इसके अंदर डी के अंदर 10 होते हैं। और एफ जो है इसके अंदर 14 जो है शेल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है और बतानी भी है कि इसमें क्वेश्चन शामिल होगा जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तारीफ़ करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? द अरेंजमेंट एंड सेटिंग ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर सब शेल्स। जैसा कि बताया गया है कि एस, पी, डी और एफ हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। तो वो जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है इनसाइड अ सब शेल, इसको तरतीब को, इस अरेंजमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में भी था तो इसलिए ये शामिल किया गया है। तो कभी उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन चूँकि इंपॉर्टेंट है तो ये आ सकता है। U-35 को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, एक 235 एक 238, इसके यूरेनियम के। तो यूरेनियम जो सिंबल है जो यूरेनियम का है, तो इसको न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम की इनरिचमेंट के ज़रिए इसको ऐसा मवाद तैयार किया जाता है जो न्यूक्लियर वेपन्स के तौर पर काम करें। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इनको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, खसूसियात की पेरियोडिसिटी किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद पर डिपेंड करती है, क्यों? हाउ इज़ पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम? वाई? वजह क्या है कि उसकी पेरियोडिसिटी जो है वो प्रोटॉन्स की तादाद पर मुनसर क्यों करती है? उसकी वजह ये है, याद रखें, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो ज़ाहिर है सारे पार्टिकल्स हैं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही हैं, इनको फंडामेंटल कहते हैं। इसके अलावा भी और पार्टिकल्स होते हैं। बहरहाल प्रोटॉन की तादाद में तब्दीली की वजह से क्या होता है? 2 काम होते हैं। एक तो चार्ज में तब्दीली आती है, दूसरा उस एटम के साइज़ में तब्दीली आती है। किसकी? याद रखें, किसकी वजह से? प्रोटॉन्स की तादाद में तब्दीली की वजह से। ये तब्दीली बायस बनती है उस एटम्स के अंदर जो है वो किसी भी तरह की पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ जो है उसको बदले, या उसके अंदर चार्ज की कैफियत तब्दील कर दे, उसका साइज़ बढ़ा दे, कम कर दे। तो ये सारा कुछ चूँकि डिपेंड करता है ना प्रोटॉन्स की तादाद के ऊपर, उसकी वजह से चार्ज में तब्दीली आएगी, उसकी वजह से उसके अंदर उसका साइज़ बदलेगा। तो ये तमाम तर जो अमल है, जो तरतीब है उसकी, वो बदल जाती है। तो याद रखें ये किसकी वजह से होती है? ये प्रोटॉन्स की तादाद में तब्दीली की वजह से ही होती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंडेड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल जो धातें, मेटल मीन धातें ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं भाई। रीज़न इसकी वजह बताएं तो भाई याद रखिए, सिंपल सी बात है, जितनी भी मेटल्स हैं दे आर नो डाउट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जस्ट बिकॉज द फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट देयर। आज़ाद इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं, उनकी वजह से ये जो है उसके जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उनकी अट्रैक्शन की वजह से जो है ये इसमें तब्दीली आ जाती है, और ये उसको उसके अंदर जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो उनके अंदर से पास हो जाती हैं। तो आज़ाद इलेक्ट्रॉन वजह है मेन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर में क्या फ़र्क है? भाई बॉन्ड पेयर दोनों एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन शामिल करके पेयर बनाते हैं। एक का ले लिया, एक दूसरे का ले लिया, ये बॉन्डेड पेयर बन गया। लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होते हैं, ये याद रखिएगा।
यानी कि लोन पेयर इंग्लिश में देख लीजिए, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर। एंड बॉन्डेड क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके अंदर क्या होता है कि एक डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये बात, चूँकि ये चैप्टर आपका 4 शुरू हो चुका है तो इसके अंदर 2-4 क्वेश्चन हैं। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में याद रखिएगा, द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जस्ट ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के इश्तराक की वजह से जो बॉन्डिंग बनती है उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड की जो है वो आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल मीन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द सेम एटम ऑफ एन एलिमेंट तो उनको आप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड पोलर क्यों होते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड 2 ऐसे मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ में फ़र्क हो तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या मतलब, अ कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर व्हेन वन ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and attract shared pair of electron with much stronger force than the other। तो उसको आप that's reasons that they have a polarity between them, तो उसको आप कोवेलेंट पोलर बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, गैसों की डेंसिटी जो है उसकी जो वो मायात और सॉलिड की निस्बत कम क्यों होती है। भाई जाहिर है गैसेस हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। पहली बात, जब वीक है तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप भी बहुत ज़्यादा होता है। जब गैप बहुत ज़्यादा होता है तो उनका यूनिट वॉल्यूम का मैस वो कम हो जाता है और उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि गैसेस हैव 1000 टाइम लोअर डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड्स बिकॉज अ स्मॉलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन लार्जर वॉल्यूम। यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होती है गैसों में वो कम होती है जबकि उन्होंने वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्होंने घेरा हुआ होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या हैं भाई, जो किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स को वो जोड़े रखती हैं फोर्सेस, उसको बॉन्ड कहते हैं। इन बॉन्ड बनाने वाली इन ताकतवर फोर्सेस के अलावा कुछ कमज़ोर बड़ी वीक फोर्सेस भी होती हैं जिन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम भी दिया जाता है। दीज फोर्सेस होल्ड एटम टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल। तो ये वजह है कि जिसको आप बोलते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 28, और वो क्या है, एलोट्रोपी की तारीफ़ करें और इसकी एक मिसाल दें। अच्छा जी, किसी एलिमेंट का एक ही तबई हालत में मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। जैसे कि कार्बन के एलोट्रोपिक फार्म है ना, एमॉर्फस फार्म है, इसके अलावा कार्बन की डायमंड फार्म है, एक कार्बन की एलोट्रोपी है बक्की बाल। तो इसी तरीके से वो एक ही एलिमेंट है लेकिन मुख्तलिफ हालत के अंदर मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। The different form of an element with different physical properties but same chemical properties। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हो सकती हैं चूँकि मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। तो एग्जांपल दी हुई है, ऑक्सीजन की 2 एलोट्रोपिक हैं फॉर्म है, ऑक्सीजन की एक O2 है और एक O3 ओजोन की शक्ल में भी है, तो इसको आप एलोट्रोपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेपोरेशन से क्या मुराद है और ये सतही रकबे को कैसे मुतासर करता है। तो भाई याद रखें कि किसी माए के वेपर्स में तब्दील होने का जो अमल है उसको एवेपोरेशन कहते हैं। अब एवेपोरेशन यानी कि लिक्विड चेंज इनटू द गैसियस स्टेट, इसको आप इवेपोरेशन कहते हैं। एवेपोरेट हो जाते हैं, बुखारात बनकर उड़ जाते हैं। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इतना एवेपोरेशन का अमल तेज़ होगा। जितना सरफेस एरिया कम होगा तो टेम्परेचर अगर बढ़ता जाएगा तो ज़ाहिर है एवेपोरेशन का अमल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा तेज़ी से होगा, कम होगा तो कम होगा। बॉयल्स का कानून बयान करें। बॉयल्स कहता है, बॉयल्स जो है एक केमिस्ट है जो कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P।
चार्ल्स का कानून क्या कहता है? चार्ल्स का कहता है कि गैस के दिए गए मास का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बॉयल्स का जो कम्बिनेशन था वो वॉल्यूम और प्रेशर के आपस में जो तल्लक है इन्वर्सली है, जबकि चार्ल्स के मुताबिक टेम्परेचर और वॉल्यूम का तल्लक है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम में उतना ही इजाफा होगा। इसकी में शर्त क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, तो चार्ल्स का ये असूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ करें। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी? वो टेम्परेचर जिस पर माया का जो वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी भी बैरूनी प्रेशर के जब वो बराबर हो जाए, उसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure और एन एनी एक्सटर्नल प्रेशर। जब टेम्परेचर में वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का वो बाहर वाले टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा तो वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाएगी, नुक्ता खुलाव होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ करें। जिस तरीके से भी हमने बात की थी कोवेलेंट के बारे में, और इसी तरीके से कुछ आयोनिक, फिर एक मेटालिक बॉन्डिंग है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? जो मेटल्स के अंदर पाया जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पाया जाता है, वो मेटालिक बॉन्ड है और वो मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं डिटेल से बताऊँगा। ये एक ऐसी कोवेलेंट बॉन्डिंग है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम देता है, सिर्फ एक एटम। एटम जो बॉन्ड पेयर फराहम करता है वो डोनर कहलाता है, दूसरा जो उसको वो ले रहा होता है, हासिल कर रहा होता है, वो एक्सेप्टर कहलाता है। अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम ओनली, उसको आप कोऑर्डिनेट या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। देने वाले को डोनर कहेंगे, लेने वाले को आप एक्सेप्टर का नाम देते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 है जी। अब पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर, और 34 पे जब पहुंचे हैं तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ करें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? वो कुव्वत कशिश जो एक मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम के दरमियान पाई जाए, यानी कि एक पार्शियली पॉजिटिव होगा, दूसरा पार्शियली नेगेटिव होगा, तो बड़ी स्ट्रांग फोर्सेस होती है ये। वाटर के अंदर, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, और इसी वजह से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, 100 है। क्यों है? उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, स्ट्रांग फोर्स है। पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम जो है उनके दरमियान ये पाई जाती है, इसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से क्या मुराद है? सोल्यूट के वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर में वो मिकदार जो सोल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हाल हो, यानी कि दोनों वॉल्यूम ही हैं, यानी कि दोनों सोल्यूट भी वॉल्यूम यानी कि लिक्विड है, और सोल्यूशन जो है वो भी ज़ाहिर है वो भी लिक्विड है, लेकिन सोल्यूट की वॉल्यूम में कोई मखसूस मिकदार यानी कि होगी किस में? क्यूबिक सेंटीमीटर में होगी, वो सोल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हाल हो, ये शर्त है इसके लिए। इसको आप नाम देंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या फ़र्क है? इंग्लिश मीडियम वाले पहले ज़रा देखेंगे। अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें किसी ख़ास टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल हो चुकी हो, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड क्या होता है? वो सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार इस मिकदार से कम हो, जो मिकदार इस सोल्यूशन को ख़ास दर्जा हरारत पर सैचुरेट करने के लिए दरकार होती है। यानी कि अगर सोल्यूट की मिकदार कम होगी और वो किसी भी मखसूस मिकदार जो है सोल्यूट की सॉल्वेंट की उसमें वो हल हो चुका हो, लेकिन सोल्यूट की मिकदार क्या हो? कम हो, तो उसको आप अनसैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन जिसमें सॉल्वेंट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो किसी ख़ास टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इंग्लिश में ज़रा देख लीजिए, इधर समझ आ जाएगी आपको, वहाँ पे वो एक पॉइंट का वो मिसिंग हो गया है। तो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिज़ोल्व हो वो सैचुरेटेड, और जिसमें लेज़र अमाउंट जो है सोल्यूट की डिज़ोल्व हो, यानी कि अगर आपके पास एक गिलास पानी हो और एक गिलास पानी के अंदर आप आधा स्पून डाल दें तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, आधा और डाल दें वो भी डिज़ोल्व हो जाए, मज़ीद डिज़ोल्व ना हो, तो वो आपका
सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपका वो हाफ स्पून ही डिज़ॉल्व होता है, मज़ीद उसके अंदर सलाहियत है कि वो कोई भी चीज़ सोल्यूट डालेंगे, नमक डालेंगे, वो हल हो सकता है, तो उसको आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को मज़ीद आप टेम्परेचर प्रोवाइड करके इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार मज़ीद डालें और वो भी हल हो जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर भी आपका हो, टेम्परेचर के बगैर वो डिज़ॉल्व ना हो, उसको आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या फ़र्क है। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन के हसूल को और हाइड्रोजन के अखराज को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसके अगेंस्ट जब आप देखें, दोनों को बदल दें, रिडक्शन क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन का हसूल होगा और ऑक्सीजन का अखराज होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताता चलूँ, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों अमल हो रहे हों, ऑक्सीडेशन का भी, रिडक्शन का भी, उसको आप रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देता है, ये रिड्यूस करता है। कब करता है, ऐसी नो जो इलेक्ट्रॉन देकर किसी शय को रिड्यूस करे, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और जो ऐसी इलेक्ट्रॉन, ऐसी नो, ऐसी शय, ऐसी स्पेशी जो किसी शय से मुराद एटम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर उसको ऑक्सीडाइज करता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल मेटल्स हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल जो है ये नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान रिडॉक्स रिएक्शन की मुसावात लिखें। तो ये आपके सामने क्रोमियम सल्फेट है, Cl2CO4 थ्राइस क्रोमियम सल्फेट कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोलाइट किया गया है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की सरफेस को तय को चढ़ा देना, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, आपके सिलेबस में थी, मैंने आपको दे दी। इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, किस तरीके से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग और किसी तरीके से आपके क्रोमियम जो के आयंस जो है वो उस तय के ऊपर चढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमज़ोर और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क है। भाई याद रखें, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको कम से कम आयोनाइज होते हैं, उनको आप वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो किसी भी जो है वो ताकतवर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मुकम्मल तौर पर या ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज हो जाएं और ज़्यादा आयंस पैदा करें, वो आपके स्ट्रांग या ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इसकी मिसाल ताकतवर की NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। क्रोजन क्या है और इससे बचा कैसे जाता है, और इसका लोहे को जंग लगने से क्या मुराद है, एक ही सवाल है। किसी मेटल के इर्द गिर्द के माहौल से आहिस्ता आहिस्ता उसको जंग लग जाना, ये मुसलसल खाए जाने का अमल, ये क्रोजन कहलाता है। व्हेन रस्ट लेयर इज फॉर्म्ड ऑन आयरन इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग एंड फॉर अदर मेटल इट इज़ कॉल्ड कोरोजन। और कोरोजन यानी कि आम मिसाल जो इसकी है, लोहे को जंग लगना है। और सवाल यह है कि बचा कैसे जाता है। बचा दो सूरतों में जाया जा सकता है कि जो मॉइस्चराइजिंग है, हवा है, उससे उस मेटल को आप महफूज कर सकते हैं, यानी कि नमी भी ना पहुँचे, हवा भी ना पहुँचे, उसको लपेट दें। और नमी और हवा असल में जो है वो लोहे को जंग लगने का बायस बनती है। हाँ जी, HF बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेपर में के अंदर ये इस क्वेश्चन को देखा गया है जी। HF कमज़ोर तेज़ाब क्यों है भाई, रीज़न क्या है। उसकी वजह यह है कि ये जो HF का मॉलिक्यूल होता है ये बड़ा स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल जो है वो मॉलिक्यूल है ये, एंड हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बड़ी मजबूत है इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जब मजबूत है तो ये आयोनाइज नहीं होता, ये याद रखें। आयोनाइज वही होगा जो कमज़ोर होगा। तो ये स्ट्रांग है, मजबूत है, आयोनाइज नहीं होता है, तो ये कमज़ोर तेज़ाब है। तो इसको आप वीक एसिड कहते हैं क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होता। जो आयोनाइज हो जाए वो तेज़ाब जो है वो ताकतवर होगा। इसको कमज़ोर क्यों है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पहली बात, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बड़ा मुस्तहकम है, बड़ा मजबूत है, तो दैट्स वाई इट्स अ वीक एसिड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मेटल और नॉन मेटल की तीन खसूसियात लिखें। बड़ा आसान सा इसका जवाब होगा।
मेटल्स जो है ये सारे सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी भी मेटल है लेकिन ये ठोस हालत में नहीं पाया जाता। तमाम मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, तमाम मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। फिर मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। ये सवाल अलग से भी आ सकता है, मैंने सवाल के अंदर ही लिखा हुआ है। मेलिएबल का मतलब होता है इन्हें कूट कर चादरें बनाई जाती हैं। डक्टाइल का मतलब है कि इन्हें खींच कर तारें भी बनाई जाती हैं। किन को? मेटल्स को। मेलिएबल एंड डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल क्या है जी? नॉन मेटल ठोस हालत में नहीं होते, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल गैसेज कम रिएक्टिव क्यों होती हैं? नोबल गैसेज इसलिए कम रिएक्टिव होती हैं या लेस रिएक्टिव होती हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, तो दैट्स वाई ये दे आर लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या मुराद है? ये मेटल्स के दरमियान में ये मेटल की खसूसियत है क्योंकि मेटल जितने भी हैं वो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखते हैं। उनकी इस खासियत को, इस प्रॉपर्टी को मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कहा जाता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सोडियम एक मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन जब उससे लिया जाए तो वो उसके अंदर ये उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसने खारिज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 46। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विच वन इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा भाई 1 एटमॉस्फेरिक किसकी इक्वल है? तो दोनों में से, ये दोनों की इक्वल है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन पूछ सकता है। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है? प्लम पुडिंग थ्योरी ये है कि प्लम पुडिंग बेसिकली कहते हैं किशमिश को। ये जो खीर आप बनाते हैं घरों में, खीर के ऊपर जब आपको किशमिश वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ ऊपर आप छिड़काव कर देते हैं उसका, तो वो एक बिल्कुल सफ़ेद सा नीचे मटेरियल होता है और उसके ऊपर जो है वो पार्टिकल्स नन्हे नन्हे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उसकी शक्ल प्लम पुडिंग की तरह होती है, उसको प्लम पुडिंग कहते हैं। एटम का कंसेप्ट भी बिल्कुल इसी तरह है कि एटम्स जो है अंदर से इसी तरीके से होगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी शेल के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं, तो इट्स कंसेप्ट इज जस्ट लाइक अ प्लम पुडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तारीफ। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के माबैन तल्लक को ज़ाहिर करती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसकी एग्जांपल आपके पास जो चार्ज करने वाली बैटरीज होती हैं, यूपीएस वाली बैटरी, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के असूल के ऊपर काम करती हैं और ये रिलेशन होता है केमिकल रिएक्शन का और इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली का और केमिकल कोई भी अंदर जो है वो उसको आप कहते हैं। क्वेश्चन आपके साथ जो इंग्लिश मीडियम साइड पे जो लिखा हुआ है, वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर जो है वो बर्फ़ तैरती क्यों है? तो वो उसकी वजह ये होती है कि पानी की डेंसिटी हाई होती है और पानी चूँकि वो डेंसिटी उसकी हाई है और बर्फ़ जो कि चूँकि फैल जाती है, जब वो बर्फ़ बनती है, पानी जब बर्फ़ बनता है उसके अंदर जो है वो फैलाव आ जाता है और फैलाव जो है उसकी डेंसिटी को कम कर देता है। तो ज़्यादा डेंसिटी के ऊपर जो है वो कम डेंसिटी वाली चीज़ें जो है फ्लोट कर सकती हैं, तो पानी के ऊपर भी बर्फ़ जो है वो कम डेंसिटी की वजह से उसके ऊपर तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 49। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं? उसकी रीज़न ये है कि याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिनको मुकम्मल होने के लिए किसी खुद ब खुद यानी कि किसी बैरूनी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट themselves without any external source or agent, जो किसी भी बैरूनी ज़राए या एजेंट की शिरकत किए बगैर, अमल दरामद किए बगैर या उनका असर उनके ऊपर हुए बगैर जो है वो मुकम्मल हो जाएं, स्पॉन्टेनियस कहलाते हैं। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो होते हैं रिएक्शन मस्ट नीड एन एजेंट टू कंप्लीट इटसेल्फ, उनको मुकम्मल होने के लिए किसी न किसी एजेंट की ज़रूरत होती है। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मोलैरिटी की तारीफ करें तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। सोल्यूट की मोल्स की वो तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हल की गई हो, मोलैरिटी कहलाती है और इसको m से ज़ाहिर किया जाता है। और इस तरफ सोलबिलिटी है। सोलबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट की वो मिकदार ग्राम्स में जो 100 ग्राम सॉल्वेंट
के अंदर जो है वो मिल के कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन दे दे किसी खास दर्जा हरारत के ऊपर, उसे आप सोलोबिलिटी कहते हैं। अजीज़ तलबा, 50 क्वेश्चन, राउंड अबाउट 50 या 52-3 क्वेश्चन है, 50-52 क्वेश्चन है, बहुत हेल्प देंगे आपको। ये पूरी बुक की रिवीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह पेपर से हट के भी अगर कोई बच्चा इसको स्टडी करना चाहे, यानी कि जो बच्चे 8th में हैं वो आगे चल के 9th में आएंगे, इन क्वेश्चन को इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी और आप इसको अच्छी तरीके से पूरी बुक की रिवीजन जो है वो आप 40-50 मिनट के अंदर जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। पूरी बुक को रिवाइज कर दिया गया है चंद मिनटों में, राउंड अबाउट 40-50 मिनट्स के अंदर। तो ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में खसूस